लॉर्ड रिपन ने कई ऐसे शिक्षा संबंधी सुधार भी भारत में आकर किए। तो अभी हम शिक्षा संबंधी सुधार देखेंगे। 1882 ईस्वी में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग भारत आया। 1854 के वुड के निर्देश पत्र, जिसे हम वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं, के पश्चात हुई शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन करने के लिए नियुक्त किया गया। तो लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन की नियुक्ति की 1882 में जो सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग था जो भारत आया, जिसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं, और उसने शिक्षा की प्रगति के लिए पुनरावलोकन करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था। किसे? लॉर्ड रिपन द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था ताकि वो शिक्षा संबंधी सुधार कर सके और अगर कोई कमियां हैं तो उसे निकाल सके। इसमें 20 सदस्य थे। इस कमीशन को यह आदेश दिया गया कि यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोषों के बारे में पता लगाए और उसके भावी सुधार के कार्यक्रम प्रस्तुत करे। अब इस कमीशन में 20 सदस्य थे और इस कमीशन को ये आदेश दिया गया था कि वर्तमान समय में, मतलब उस समय पे शिक्षा प्रणाली में अगर कोई दोष है या फिर कोई कमी है तो उसका पता लगाएं और उसके भावी सुधार के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करें, जिससे कि उस शिक्षा प्रणाली की प्रगति हो। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बतलाया कि देश में प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों की सर्वथा उपेक्षा की गई है, किंतु विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। अब हंटर कमीशन को जब नियुक्त किया जाता है तो वो अपनी रिपोर्ट में ये बतलाता है कि देश में प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की सर्वथा उपेक्षा ही की गई है, मतलब उन्हें इतना महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अधिक ज़्यादा बल दिया गया है और प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों की उपेक्षा की गई है, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई कि उच्च कोटि की शिक्षा का प्रबंध सीधे सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट ने ये सिफारिश की कि उच्च कोटि की जितनी भी शिक्षा का प्रबंध किया जाता है वो सीधे सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए कहा गया एवं उनके विकास की सिफारिश की गई, क्योंकि प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को महत्व नहीं दिया जा रहा था और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि उनको महत्व मिले और उनमें प्रगति हो। तो प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण पर भी जोर दिया गया। उस कमीशन द्वारा प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं पर जोर दिया गया। प्रांतीय सरकार की आय का एक निश्चित भाग शिक्षा के लिए अलग रख दिया जाने लगा। अब प्रांतीय सरकार जो थे वो अपनी जो उनको आय होती थी उसका एक निश्चित भाग वो शिक्षा के लिए अलग रख देते थे। मुसलमानों ने भी शिक्षा प्रचार के लिए कदम उठाए। मुसलमानों ने भी शिक्षा प्रचार के लिए, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा प्रचार के लिए, जिससे आगे चलकर उन्नति हो, उसके प्रचार में उन्होंने भी कदम उठाया। एक तो साधारण साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था अपनाई गई। तो दो तरह की प्रणाली अपनाई गई। एक थी साहित्यिक शिक्षा की व्यवस्था, जिसमें विद्यार्थियों को प्रवेशिका परीक्षा के लिए तैयार किया जाता था। जैसे कोई भी प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके लिए उसमें तैयारियां करवाई जाती थी। और दूसरी थी व्यावहारिक शिक्षा, जो विद्यार्थियों को वाणिज्यिक, मतलब कमर्शियल, और उपव्यावसायिक, जिसे हम वोकेशनल कहते हैं, उन करियर्स के लिए इन दो प्रणाली को बिठाया गया। अब हम आ जाते हैं इल्बर्ट बिल पे। ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। 1873 की फौजदारी दंड संहिता के अनुसार यह नियम बना था कि प्रेसिडेंसी नगरों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास आ जाते हैं, उनको छोड़कर कोई भी मजिस्ट्रेट अथवा सेशन जज तब तक किसी यूरोपीय ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं जन्म से यूरोपीय ना हो।
तो प्रेसिडेंसी नगरों को छोड़कर ये नियम बनाया गया था 1873 की फौजदारी दंड संहिता के अनुसार ये नियम बनाया गया था कि प्रेसिडेंसी नगरों को छोड़कर बाकी जितने भी मजिस्ट्रेट सेशन जज हैं वो किसी भी यूरोपीय ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध अगर वो मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते, वो किसी यूरोपीय के खिलाफ किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते हैं जब तक वो स्वयं जन्म से यूरोपीय ना हो। तो यहाँ पर भेदभाव हो रहा था और इस प्रकार न्याय में जाति भेदभाव रखा गया, जिससे लॉर्ड रिपन बहुत ही नाखुश थे। लॉर्ड रिपन यूरोपीय एवं भारतीय जजों को समान अधिकार दिलाना चाहते थे। जैसे कि मैंने बताया कि लॉर्ड रिपन इस जो ये संहिता थी उससे खुश नहीं थे और वो यूरोपीय एवं भारतीय जजों को समान अधिकार देना चाहते थे। और इस हेतु उन्होंने इल्बर्ट ने, जो इन दिनों गवर्नर जनरल काउंसिल का कानूनी सदस्य था, उस समय इल्बर्ट जो था वो गवर्नर जनरल काउंसिल का कानूनी सदस्य था। तो 1883 ईस्वी में एक बिल पेश किया गया जिसे इल्बर्ट बिल के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारतीय तथा यूरोपीय मजिस्ट्रेटों को समान अधिकार दिलाने का प्रयत्न किया गया। तो इस बिल का ये कहना था कि भारतीय और यूरोपीय मजिस्ट्रेटों को समान अधिकार मिले और कोई भी जाति भेदभाव ना रहे। भारतीयों ने इल्बर्ट बिल का स्वागत किया। तो भारतीय जितने थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्वागत किया इस बिल का, लेकिन जितने भी यूरोपियन थे ये उसका विरोध कर रहे थे। फलतः लॉर्ड रिपन को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ता है दबाव में। आखिर में यह व्यवस्था की गई कि यूरोपीय जूरियों की सहायता से भारतीय मजिस्ट्रेट तथा न्यायाधीश यूरोपियनों के मामलों का निर्णय करेंगे। तो आखिर में ये निर्णय किया गया कि यूरोपीय जितने भी जूरियाँ बनाई जाएंगी जो इस बात का फैसला लेंगी और सहायता करेंगी भारतीय मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश जितने भी होंगे यूरोपियन के, उसका मामले का निर्णय करेंगे। तो ये इल्बर्ट बिल जो था उसे वापस ले लिया गया और इससे लॉर्ड रिपन बहुत ही अप्रसन्न थे। अब हम आ जाते हैं मूल्यांकन पर। तो रिपन का त्यागपत्र। रिपन ने त्यागपत्र दिया। 1882 की ग्रीष्म ऋतु में ग्लैडस्टोन ने मिस्र पर अधिकार करने की आज्ञा दे दी थी। जब 1882 में जब ग्रीष्म ऋतु आई तो ग्लैडस्टोन ने ये कहा कि मिस्र पर अधिकार करने का समय आ गया है और उन्होंने सेनाओं को ये आज्ञा दे दी। तो भारत से सेना की टुकड़ी भेज दी गई थी, भारत से भी सेना की टुकड़ी भेज दी गई और उस व्यय का कुछ भाग जो उसमें जो व्यय लगा, उस सेना को भेजने में जो खर्च हुए उसका कुछ भाग भारतीय सरकार को व्यय करना पड़ा और रिपन ने इसका विरोध किया। और दूसरा यह कारण था कि वह इल्बर्ट बिल के विवाद से काफ़ी ज़्यादा अप्रसन्न थे। इससे वो अप्रसन्न थे और उसने यह अनुभव किया कि वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। अब उस लॉर्ड रिपन को यह एहसास होता है कि वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने प्रयत्न जो भी कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहा है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जैसा कि मैंने बताया कि उसने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वो बहुत ही नाखुश थे एक तो इल्बर्ट बिल से और जिस तरह भारतीय सेना के लिए व्यय करना पड़ा था उसके लिए भी वो नाखुश थे। और लॉर्ड रिपन अत्यंत ही शांति प्रिय तथा सुधारवादी वायसराय था। तो ये कहा गया कि लॉर्ड रिपन जो थे वो अत्यंत ही शांति प्रिय थे, सुधारवादी थे, वायसराय थे जो भारत का भला चाहते थे और वह देश सुधार चाहता था और यह काम शांति काल में ही संभव था। उसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जन्मदाता कहा जाता है।
लॉर्ड रिपन को स्वायत्त शासन का जन्मदाता माना जाता है और उन्होंने स्वतंत्र व्यापार को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। उन्होंने नमक पर भी कम कर लगाया और कई ऐसे वस्तु थी जिस पे से कर हटा दिया, लेकिन कुछ ऐसे वस्तु जैसे स्पिरिट आदि पर उन्होंने कर लगाए रखा। ये एक उनका राजनीतिक रीज़न रहा होगा कि उन्होंने कर लगाया रखा था। अब आगे देखते हैं। 1881 में उन्होंने कश्मीर तथा नेपाल को छोड़कर देश भर की जनगणना करवाई। तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि उन्होंने कश्मीर तथा नेपाल को छोड़कर देश भर की जनगणना कराई और इसमें उनकी जाति क्या थी, उनका धर्म क्या था, शिक्षा, भाषा, व्यवसाय आदि बातों का उसमें उल्लेख किया गया और इसके बाद हर 10वें वर्ष जनगणना की जाने लगी और उन्होंने अटक में सिंधु पर एक उत्तम पुल का भी निर्माण कराया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन भारत का भला चाहते थे और वो प्रयत्न कर रहे थे जिससे भारत में सुधार हो और भारत आगे बढ़ सके और इन्हीं कारणों से वह अत्यंत लोकप्रिय हुए। अब इन्हीं कारणों के वजह से वो भारत में वाइसराय के रूप में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो जब वो जा रहे थे इस त्यागपत्र को देकर जब वो स्वदेश जा रहे थे तो उनका मार्ग पर काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया और इससे यही पता चलता है कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिली भारत में और लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा और इनके जैसा कोई वाइसराय उसके बाद नहीं आया जिसे लोगों ने सराहा और उनका रिस्पेक्ट किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।